रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बाल एवं महिला अपराध से संबंधित आपकी ये दूसरी सीरीज होगी। पहले वाली सीरीज में मैं आपको बता चुका हूं कि हमें किस तरह से बाल एवं महिला अपराध के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका सिलेबस पूरा रहता है, तो उसके बारे में अपन पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो पहले वाली क्लास देख लेना, जिससे आज आपको ये क्लास समझ में आए। और इसमें आज मैंने बालकों से संबंधित एक टॉपिक लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से 2 क्वेश्चन लगभग हर पारी में पिछली बार पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक हम लेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस बताया था मैंने, उसमें से हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स के बारे में सिर्फ टॉपिक का नाम, उस एक्ट के बारे में कब वो बना है, कब वो लागू हुआ है और उसका पूरा नाम, ये भी पता होता है तो उससे काम चल जाता है। बट कुछ टॉपिक है जिन्हें हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिनकी हमें धाराओं के बारे में पता होना चाहिए। वो 2-3 टॉपिक महिलाओं से संबंधित है और एक टॉपिक उसमें बालकों से संबंधित है। तो आज मैंने बालकों से संबंधित टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लिया है। ये टॉपिक थे जो बालकों से संबंधित थे, जिसमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2006, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय बाल नीति 2013 और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 एक्ट है उनमें पहला तो है ये वाला, इसको बोलते हैं पॉक्सो, POCSO, पॉक्सो एक्ट 2012, और एक इसमें है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण और अधिनियम 2015। तो ये 2 एक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है और बाकी के लिए सिर्फ इन एक्ट का नाम, ये कब बने हैं और कब ये लागू हुए हैं, बस इतना पता होने से भी काम आराम से चल जाएगा। तो अभी देखते हैं अपन इसमें पॉक्सो के बारे में आज अपन बात करेंगे। पॉक्सो क्या है? लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो सबसे पहले तो इसमें देखो, इसका जो पूरा नाम है ये रहेगा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस 2012। ये इसका पूरा नाम है पॉक्सो एक्ट का। इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है और सीधा पॉक्सो भी लिखा हुआ हो सकता है कि पॉक्सो एक्ट क्या है। अब इसमें देखो आपको किन किन चीजों के आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जो पहली धारा होती है किसी भी एक्ट की, जो पहली धारा होती है वो उसके अंदर उसका संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ, यानी कब से वो लागू होगी, कहां कहां उसका विस्तार होगा और उसका पूरा नाम क्या है, ये दिया हुआ होता है लगभग प्रत्येक एक्ट के अंदर पहली धारा के अंदर। इसके बाद दूसरी जो धारा होती है उसमें परिभाषाएं दी हुई होती हैं। जो परिभाषाएं दी हुई है इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर चौथा हिस्सा, इसके अंदर जो घ पार्ट है उसके अंदर दी हुई है परिभाषा बालक की। तो बालक की परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, यानी 18 वर्ष से कम आयु जिसकी होगी वो बालक कहलाएगा। ये पॉक्सो की धारा 2 का फर्स्ट पार्ट और उसका घ इसके अंदर दिया हुआ है। बस परिभाषा में और भी कई परिभाषा दी हुई है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहां से हमें 2 चीज पता चल गई कि एक तो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो बालक माना गया है वो कितनी आयु का माना गया है, तो वो 18 वर्ष से कम आयु का माना गया है। इसके अलावा वो कौन सी धारा के अंदर है, तो वो धारा में है धारा 2, इसका फर्स्ट पार्ट और उसका भी चौथा हिस्सा, उसका भी जो चौथा पार्ट है उसमें ये चीज दी हुई है। इसके अलावा एक चीज और परिभाषा में दी हुई है कि बालक से बालिका और बालक दोनों शामिल होंगे, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को ही बालक ही बोला जाएगा, कहीं भी उसके लिए बालिका शब्द यूज नहीं किया गया है, सिर्फ बालक को ही मेल और फीमेल दोनों में काउंट किया गया है। तो एक एक धारा के बारे में आपको शॉर्ट में समझा देता हूं जिससे आप आराम से याद रख सके। तो यहां से देखेंगे अपन धारा 3 के अंदर क्या है कि प्रवेशन लैंगिक हमला, ये 3 वर्ड यूज होंगे यहां, जिसमें एक वर्ड है प्रवेशन लैंगिक हमला, एक वर्ड होगा लैंगिक हमला और एक वर्ड होगा लैंगिक उत्पीड़न, और तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो सबसे पहले हमने लिया है प्रवेशन लैंगिक हमला,
तो इसके अंदर किसी भी बालक या बालिका, उसमें बालिका वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ बालक में दोनों आएंगे, उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट के अंदर अगर कोई अपनी बॉडी का कोई प्राइवेट पार्ट या कोई भी दूसरा बॉडी का पार्ट अगर प्रवेश करा देता है तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा प्रवेशन लैंगिक हमला। और इस प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए जो दंड होगा ना, वो क्या होगा वो भी आपको याद रखना है। और दंड याद रखते समय आप एक चीज याद रखना कि जितना गंभीर अपराध होगा उतने ही बड़ा उसका दंड होगा। जैसे जैसे अपराध की प्रकृति कम होती जाती है वैसे वैसे दंड भी कम होता जाता है। आपको बहुत ज्यादा दंड के ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दंड के अगर नहीं भी याद रहता है तो हम अंदाजे से भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम दंड का अंदाजा लगाएंगे कि इसके लिए क्या दंड होगा। अब इस तरह का जो अपराध जिसने किया है तो उसके लिए क्या दंड होगा। अब इसके लिए दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन तो है कि अगर बालक अगर 18 वर्ष तक का होगा, 18 वर्ष तक का बालक अगर होगा तो उसमें 10 वर्ष का तो कारावास, 10 वर्ष का आजीवन कारावास और साथ में आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है, जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो ये कंडीशन है जब बालक 18 वर्ष से कम आयु का होगा। अगर यही बालक अगर 16 वर्ष से कम है, अगर 16 वर्ष से कम बालक होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब अपराध की प्रकृति है वो चेंज हो चुकी है। कैसे चेंज हो गई, 18 वर्ष तक का है तो उसको ज्यादा समझ है, लेकिन जब वो 16 वर्ष से भी कम है तो उसको समझ बहुत कम है, और समझ कम है तो अपराध बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बालक की एज कम होती जाएगी वैसे वैसे अपराध की प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो इस कंडीशन में अब 10 वर्ष के आजीवन कारावास के अलावा ये दंड बढ़ जाएगा। वो 16 वर्ष से कम होने पर 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का आजीवन कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। तो ये कंडीशन है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए। अब इसके बाद में और भी इसके छोटे छोटे पार्ट आगे भी दिए हुए हैं कि 14 वर्ष से कम होगा तो क्या होगा, 6 वर्ष से कम होगा तो क्या होगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एज कम होती जाएगी वैसे वैसे दंड बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, इसमें देखो क्या हुआ है, यहां प्रवेशन लैंगिक हमला था, अब इसके एक वर्ड पहले लग गया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, ये उससे बड़ा अपराध है। गुरुतर मतलब उससे बड़ा अपराध है प्रवेशन लैंगिक हमले से। ये बड़ा कैसे होगा कि अगर जिसने अपराध किया है वो अगर कोई लोक सेवक है, अगर वो लोक सेवक है तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए लोक सेवक का मतलब ये होता है कि जो किसी भी रूप में आप ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का पैसा यूज करते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो लोग लोक सेवक कहलाते हैं। तो किसी भी रूप में अगर गवर्नमेंट से अगर वो काम के बदले अगर पैसा लेते हैं तो वो सारे लोग लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। तो लोक सेवक अगर ऐसा काम करता है, इस तरह का अपराध करता है, तो उस कंडीशन में ये धारा 5 में दिया हुआ है और अगली धारा के अंदर इसका दंड दिया हुआ है। यहां से भी आप ये चीज याद रखना कि पहली दूसरी के अंदर विस्तार और परिभाषा दिया हुआ है, तीसरी के अंदर से शुरुआत होती है प्रवेशन लैंगिक हमला, फिर चौथी धारा के अंदर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, फिर 5वीं धारा के अंदर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी लोक सेवक होते हुए, और इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो धारा 6 क्या कह रही है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। अब ये दंड पहले वाले से भी बड़ा होगा। अपराध की प्रकृति आपने देख ली कि इसमें लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, लेकिन इसके आगे गुरुतर वर्ड लग गया यानी कि लोक सेवक के द्वारा किया गया हमला हो गया। तो इसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास 20 वर्ष या आजीवन कारावास, और साथ के अंदर इसके अंदर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किसी लोक सेवक ने किया है तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना। अगला जो हमला होता है बच्चों के ऊपर, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो अगला हमला शामिल किया गया है वो है लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमले में क्या होगा, यहां प्रवेशन था, यहां प्रवेश कराया गया है बालक के प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई बॉडी का पार्ट, लेकिन यहां लैंगिक हमले में क्या होगा कि प्रवेश नहीं होगा, वो इससे पहले वाले से कम गंभीर अपराध होगा ये, और इसमें सिर्फ छुआ होगा, इसमें सिर्फ शारीरिक संपर्क होगा, लेकिन प्रवेश किया हुआ नहीं होगा।
तो उस कंडीशन को बोलते हैं लैंगिक हमला। और लैंगिक हमले में फिर अगला लैंगिक हमले के लिए दंड, तो धारा 7 में लैंगिक हमला है और धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड दिया गया है। अब दंड क्या होगा लैंगिक हमले के लिए? लैंगिक हमले के लिए जो दंड है वो 3 से 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अब देखिए, हमें समझना इस चीज को, याद कैसे रखेंगे कि लैंगिक हमले का मतलब है, पहले हमें तीनों का मतलब अलग अलग समझना है। अब इसके बाद में इसमें भी गुरुतर होगा, गुरुतर लैंगिक हमला। जब इसके गुरुतर वर्ड जब लग जाएगा तो ये भी लोक सेवक के द्वारा जब लैंगिक हमला किया जाएगा तो वो गुरुतर लैंगिक हमला होगा। तो देखिए, ये आ गया धारा 9 के अंदर गुरुतर लैंगिक हमला। तो गुरुतर लैंगिक हमला वही सेम लोक सेवक के द्वारा होगा, ऐसा हमला अगर किया जाता है। और धारा 10 के अंदर दिया हुआ है कि गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। अब इस कंडीशन में जो दंड होगा वो नॉर्मल जो लैंगिक हमला था उससे ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि ये लोक सेवक के द्वारा किया गया है। उसमें 3 से 5 वर्ष तक का कारावास था, तो इसके अंदर क्या होगा? 5 से 7 वर्ष का कारावास होगा। 5 से 7 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना। अब इसके बाद में जो तीसरा वर्ड आ रहा है हमले का, वो है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न में क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ बॉडी का कोई पार्ट छूना भी नहीं है, प्राइवेट पार्ट न छूना है न छुआना है, लेकिन अगर उसको कुछ बोलना है, बच्चे को अगर आपने कुछ बोला है जो असभ्य भाषा है, और या फिर लैंगिक उत्पीड़न में उसको कोई चीज दिखानी है, अगर बॉडी का प्राइवेट पार्ट अगर उसका देखा है या दिखाया गया है तो वो कंडीशन लैंगिक उत्पीड़न में आएगी। यानी बालक की किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से अगर आप उसको लैंगिक मामले में अगर उसका उत्पीड़न करते हैं तो वो लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ बालक को ऐसी चीज बोलना या उसको कोई बॉडी का पार्ट ऐसा दिखाना, बस वो चीज शामिल होगी लैंगिक उत्पीड़न के अंदर। अब ये उससे कम ये अपराध होगा तो उस कंडीशन में इसका जो दंड होगा वो भी उससे कम होगा। अब इसमें दंड क्या होगा? लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड होगा? कारावास होगा, वो 3 वर्ष तक का हो सकता है। 3 वर्ष तक का कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब इसके बाद धारा जो 13 दी हुई है कि अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना। दंड आपको अगर याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको यह पता होना चाहिए कि अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का अगर उपयोग किया जाता है किसी भी रूप में तो वो धारा 13 के अंतर्गत आता है। इसके बाद धारा 14 के अंदर इसके लिए दंड दिया हुआ है। धारा 13 में परिभाषा दी हुई है, अगर उसके अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए दंड कितना होगा? तो ये दंड होगा इसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धारा 15 में है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, और इसका भी दंड वही है 5 वर्ष तक का कारावास। इसके बाद में धारा 16 है कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यानी किसी को प्रेरित करना या किसी की सहायता करना। और अगला है धारा 17 के अंदर दिया हुआ है कि दुष्प्रेरण के लिए दंड क्या होगा? तो दुष्प्रेरण के लिए वही दंड होगा जो अपराध घटित होने पर दिया जाता है, यानी जो अपराध करता है उसके बराबर का दंड ही दुष्प्रेरण के लिए भी दंड होगा। धारा 18 में दिया हुआ है कि किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड, कि किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड। अगर वो प्रयास भी आपने कर लिया, अगर वो अपराध कारित भी नहीं हुआ तो आपको उसका आधा दंड दिया जाएगा। अगर प्रयास के लिए भी आधा दंड होगा। अगर आपने जो भी अपराध करने का, चाहे 3 तरह के अपराध जो बालकों से संबंधित हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न, इसके अलावा जो अश्लील साहित्य का प्रकाशन है या उसका स्टोरेज है, तो कोई सा भी अपराध अगर आपने करने का अगर प्रयास भी किया है तो उस अपराध का जितना दंड है उसका आधा दंड दिया जा सकता है। धारा 19 के अंदर दिया हुआ है कि अपराधों की रिपोर्ट करना। तो इस तरह के जो बालकों से संबंधित जो अपराध होंगे उनकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर करने के लिए कौन कौन बाध्य होंगे? बालक खुद कर सकता है, बालक के परिजन कर सकते हैं, और उसके रिश्तेदार कोई कर सकते हैं, या फिर जिसको भी उस अपराध के बारे में पता होगा उसी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराध की रिपोर्ट करे। इसके बाद में है धारा 20
कि मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया संबंधी सुविधाओं की बाध्यता। जैसे अगर अपराध किसी स्कूल में हुआ है, अपराध किसी होटल में हुआ है, अपराध किसी दूसरे किसी रेलवे स्टेशन पे हुआ है, सार्वजनिक स्थान पे कहीं भी अगर अपराध हुआ है, तो वहां का जो अधिकारी होगा, जो जिम्मेदार आदमी होगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां की या जो क्लिप अगर बनी होगी, सीसीटीवी फुटेज अगर होगा, तो वो उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उसकी होगी। उसको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वो क्लिपिंग उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये धारा 20 में दिया हुआ है। धारा 21 में क्या है कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। तो इस तरह के अगर कोई अपराध अगर घटित होता है, अब एक चीज और आप देख लेना कि जो स्टार्टिंग जो दी हुई है धाराओं की, वो एक क्रम से आ रही है। सारी चीजें पहले परिभाषा बताई गई है, फिर उसके बारे में दंड के बारे में बताया गया है, उसके बाद में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद में देखो आगे धारा 21 तक हम पहुंच गए। इसी तरह से लगातार एक क्रम से चलता रहेगा। और लास्ट में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने इस टॉपिक को अगर पढ़ रखा है, तो भी आप कैसे क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते हैं, सिर्फ एक अंदाजा होने की वजह से। तो यहां धारा 21 में कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। पहली कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि नॉर्मल किसी आदमी को भी अगर इस अपराध के बारे में पता है और अगर वो उसका रिपोर्ट करने में, अगर 24 घंटे में रिपोर्ट करने में असफल होता है, चाहे उसके परिजन है, चाहे उसके रिश्तेदार हैं, चाहे और किसी को पता है उस अपराध के बारे में, तो उस कंडीशन में उसको 6 माह का कारावास हो सकता है। 6 माह का कारावास हो सकता है। अगर वो कोई लोक सेवक है, अगर वो अपराध किसी लोक सेवक को पता है उसका, और वो अगर अपराध की सूचना अगर देने में असफल होता है, तो उस कंडीशन में ये 12 माह का हो सकता है। 1 साल तक का कारावास उसको मिल सकता है अगर वो लोक सेवक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो बालक खुद है, तो बालक के साथ अगर ऐसा अपराध होता है और वो अगर सूचना नहीं देता है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का अपराध नहीं बनेगा। अगली धारा दी हुई है कि मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। तो मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए भी सेम ऐसी कंडीशन होगी। धारा 22 दी हुई है आगे कि मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। तो अगर कोई झूठी सूचना देता है या झूठा कोई परिवाद देता है, तो उसको 6 माह की सजा होगी। 6 माह की सजा होगी। और एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर बालक कोई ऐसा करता है, कोई अगर 18 साल से कम एज का बच्चा अगर किसी के खिलाफ अगर मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देता है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनेगा। ये भी इसमें साथ में दिया हुआ है। धारा 23 में दिया हुआ है कि मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो मीडिया के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा, तब तक किसी भी सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बालक का चेहरा, बालक की फोटो या बालक का कोई वीडियो या बालक की कोई रिपोर्ट, इस तरह से उसका पता, जानकारी, ये तब तक सार्वजनिक मीडिया द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसके लिए आदेश नहीं कर दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है मीडिया को। और ये धारा 23 में दिया हुआ है, पॉक्सो एक्ट की धारा 23। और इसी धारा के अंदर, धारा 23 के अंदर ही इसका दंड भी दिया हुआ है, 6 माह से लेके 1 वर्ष तक का कारावास। 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास भी उसको दिया जा सकता है। अगर मीडिया का कोई कर्मचारी अगर ऐसा करता है, तो उसका जो मालिक होगा उस मीडिया का, वो उसका जिम्मेदार होगा। इसके बाद में है कि धारा 24 कि बालकों के कथन का अभिलिखित किया जाना। देखिए, अपराध लगातार क्रम से आता जा रहा है। जब रिपोर्ट उसकी हो गई, तो उसके बाद में बालकों के कथन का अभिलिखित किया जाना। तो उसके जो स्टेटमेंट है वो अभिलेखित किए जाएंगे, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो बयान दर्ज करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो दिए हुए धारा 24 के अंदर। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अगर बालक से संबंधित कोई रिपोर्ट आती है, तो उसमें जब बालक के बयान लिए जाएंगे, धारा 24 के अंदर दिया हुआ है कि वो जो बयान लेने वाला होगा, वो पहली कंडीशन तो महिला अधिकारी, और वो कम से कम एसआई तो होना चाहिए। एसआई या एसआई सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है कि उसकी सादा वर्दी होनी चाहिए, यानी किसी भी सूरत में उसको वर्दी में नहीं होना है। इसके बाद में पुलिस स्टेशन में बुलाना जरूरी नहीं है।
दो ही स्थिति हो सकती है। एक स्थिति जिसमें बालक के पसंद का स्थान हो सकता है, बालक की पसंद का कोई भी स्थान हो सकता है, और इसके अलावा बालक का घर भी हो सकता है। ये दो ही जगह उसको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा तब तक उसको मीडिया के सामने नहीं लाया जाएगा, और किसी भी सूरत में स्टेटमेंट लेते समय उसको जो अपराधी है उसके संपर्क में भी नहीं लाया जाएगा। साथ में रात्रि को पुलिस स्टेशन में भी नहीं रखा जाएगा। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है धारा 25, यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। ये भी आपको याद रखना है कि जब मजिस्ट्रेट अगर उसके स्टेटमेंट लेगा तो उस समय 2-3 चीजें दिमाग वहां ध्यान देने वाली है कि एक तो वहां बालक के परिजन उपस्थित होने चाहिए। जब भी मजिस्ट्रेट ये करेगा, उसके स्टेटमेंट लेगा, तो बालक के परिजन कोई होने चाहिए। इसके अलावा उसके जो स्टेटमेंट होंगे, जो बयान होगा, उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, जिससे भविष्य में उसका यूज किया जा सके। धारा 26 दी हुई है कि अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध क्या क्या है। अतिरिक्त उपबंध के अंदर है कि एक तो जब भी स्टेटमेंट उसके लिए जाएंगे तो उसके परिवार के कोई सदस्य उसके पास होने चाहिए। दूसरा, अगर आवश्यकता हो तो उसके कथन का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। धारा 27 में दिया हुआ है कि बालक की चिकित्सीय परीक्षा यानी मेडिकल जब कराया जाएगा तो वहां किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मेडिकल करने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर फीमेल है जिसका मेडिकल किया जाना है तो वो फीमेल डॉक्टर द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा, किसी भी सूरत में मेल डॉक्टर नहीं होगा। इसके अलावा उसके मेडिकल के दौरान भी उसके घर का या उसके रिश्तेदार में से जिस पर बालक विश्वास करता है वो उसके साथ होना चाहिए। और अगर माता पिता अनुपस्थित हैं, वहां उपस्थित नहीं है, तो जो उस संस्था का प्रभारी होगा, जो जिम्मेदार अधिकारी होगा, उसकी उपस्थिति में किया जाएगा। और साथ में कोई एक महिला अधिकारी भी वहां होनी चाहिए अगर वहां मेडिकल के लिए उसके पेरेंट्स उपलब्ध नहीं है। तो ये 27 धाराएं जो दी हुई हैं, ये है पॉक्सो एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं। टोटल इसके अंदर 46 धाराएं दी हुई है, लेकिन 28 से लेके जो 46 तक जो धाराएं दी हुई हैं वो धाराएं हैं वो न्यायालय के काम की है। तो आपके सिलेबस के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहां तक के पूछे जा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट धाराएं और उनके दंड भी अगर याद नहीं रहते हैं तो जो जनरल चीजें इसके अंदर दी हुई है, जो मैंने बीच बीच में चीजें आपको बताई हैं कि अपराध किस तरह से, परिभाषा कहां दी हुई है, उसके बाद में अपराध कितने तरह के अपराध हैं, तो 3 तरह के अपराध उसमें दिए हुए हैं। तीनों के अंदर पहली धारा के अंदर उसकी परिभाषा दी हुई है, अगले धारा के अंदर उसका दंड दिया हुआ है। अपराध बढ़ता है तो उसका दंड भी बढ़ता है, जैसे जैसे अपराध की प्रकृति कम होती जाती है वैसे वैसे दंड भी उसका कम होता जाता है। इसके बाद में उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि सूचना कैसे दी जाएगी, सूचना के बाद में उसका स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा, स्टेटमेंट के बाद में उसका मेडिकल कैसे किया जाएगा। तो धाराओं का एक क्रम दिया हुआ है। तो इस क्रम को अगर आप ध्यान में रखेंगे और जो चीजें बीच बीच में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन याद रखना, 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कांस्टेबल की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन इस आज की क्लास में से होने की पूरी संभावना है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें भी हम इसी तरह से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो सके। तो इसी तरह से आपके 10 क्वेश्चंस को हम 3-4 क्लास में आराम से अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये इसको आप डिटेल्स अगर आपको पढ़नी है तो जो बुक्स छोटी छोटी दी हुई है मार्केट से जो लेते हैं आप, बाल महिला अपराध वाली, उसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में आप और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। बट वो तब आपको समझ में आएगा जब ये बेसिक चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार पढ़ लीजिए, उससे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।